हेलो एंड वेलकम टू चहल एकेडमी। और आज हम जुड़े हैं लेक्चर नंबर 2 और एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं आर्ट एंड कल्चर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये प्योरली एनसीईआरटी और आर.एस. शर्मा की बुक पे बेस्ड है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की इस क्लास के बाद आपको हड़प्पा के आर्ट एंड कल्चर में कोई भी इशू नहीं होगा। आप सब जानते होंगे कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो आर्ट एंड कल्चर से पूछे जाते हैं। आज हम जिस सिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो सिटी है मोहनजोदारो। और आप सब जानते होंगे कि इस सिटी में हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिली। अगर मैं बात कर लूँ डांसिंग गर्ल की, ग्रेट बाथ की बात कर ले और सबसे इम्पॉर्टेंट उस स्टैचू की जिसके ऊपर एक अलग अलग राय रखी जाती है कि क्या वो प्रीस्ट हैं या क्या वो किंग थे। मैं ये कहना यहाँ सही समझूंगा जो एनसीईआरटी मेंशन करता है कि अगर आप पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर उनके किसी पर्सपेक्टिव के बारे में बात करते हैं, जो इंटरप्रिटेशन दी गई है वो सारे ऑब्जेक्ट्स हमें यहीं पे मिले। जी हाँ, इन्हीं ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने अलग अलग तरीके से हड़प्पन सिविलाइजेशन को डिफाइन किया। फॉर एग्जाम्पल ग्रेट बाथ की बात करें, ये हमें मोहनजोदारो में मिला। उसके बाद अगर आप बात करेंगे आपके प्रीस्ट की, उसके बाद आप बात करते हैं डांसिंग गर्ल की। इन तीनों ऑब्जेक्ट को इकट्ठा कर लीजिए और आप देखिए पर्सपेक्टिव कितने अलग बनते हैं। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले आज जिस पॉइंट पे बात होगी वो है ग्रेट बाथ। क्लास 6 की एनसीईआरटी और आर.एस. शर्मा में इसके ऊपर बहुत अच्छे से डिफाइन भी किया गया है। ये कंटेंट भी वहीं से लिया गया है, लेकिन ऐसा क्या है कि आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा। इसीलिए इस पूरी वीडियो को ध्यान से पढ़िएगा और आप अपने माइंड मैप बनाते रहिए। यकीनन आपको इससे बहुत फायदा होगा। आइए जरा पहले बात करते हैं कि ग्रेट बाथ के बारे में क्या लिखा है। ग्रेट बाथ सबसे पहले एक स्ट्रक्चर है, यानी इसको अलग अलग पर्सपेक्टिव में आपने देखना पड़ेगा। ग्रेट बाथ एक आर्ट है तो इसको आर्ट के पर्सपेक्टिव से आप देखिए। फिर ग्रेट बाथ क्या एक रिलीजियस पर्पस के लिए यूज किया गया, तो ये दूसरा पर्सपेक्टिव आएगा। क्या ग्रेट बाथ कोई इकोनॉमिक पर्पस के लिए तो नहीं था, तो ये तीसरा पर्सपेक्टिव है। यानी जब भी आप किसी चीज को पढ़ते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर, क्योंकि हमारे पास कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो आपका जो आंसर है वो बहुत अच्छा आएगा। सबसे पहली बात ये करते हैं कि अगर ये मान भी लिया जाए कि ग्रेट बाथ के ऊपर एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनाया गया था और इसमें लिखा ऐसा गया है कि यहां पे इसमें पानी स्टोर किया जाता था, 2 पाइप्स लगाई जाती थी जिससे पानी लाया जाता था, फिर ड्रेन कर दिया जाता था। और एनसीईआरटी क्लास 6 में ये मेंशन किया गया है कि ओकेजनली लेवल पे ये यूज किया जाता था और ऐसा लगता है कि इसकी कोई रिलीजियस वैल्यू है। बस इतना शब्द यूज कर दिया है उन्होंने, लगता है। तो लगते होने के ऊपर भी आपको आंसर में मेंशन करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं लिख सकते कि यही था, लगता है कि ऐसा। लेकिन वहीं पे अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो हमें ऐसा भी पता चलता है कि हो सकता है कि ये इस तरीके के सिस्टम में कोई एक्टिविटीज के तौर पे भी यूज किया गया हो। कमाल तो ये है कि इसमें कहीं पे मेंशन नहीं किया, ये कहा गया है कि ज्यादातर आप देखेंगे तो एलीट क्लासेस इस तरीके की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते थे। मैं कल भी इस बारे में बोल चुका हूं। कमाल ये है कि इसके स्टेप्स देखिए, इसमें ईंटें जो लगाई गई हैं, उतरने का तरीका एक जैसे आज के मॉडर्न जमाने में स्विमिंग पूल वगैरह रहता है उसी तरीके से बनाया गया। अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट साइड ये है कि इसके इर्द गिर्द में हमें कुछ रूम मिलते हैं जिसको असेंबली हॉल बोला गया। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब अगर असेंबली हॉल बोला गया तो इससे यह साबित होता है कि कौन से लोग रहा करते थे। कुछ हिस्टोरियंस का यह मानना है कि यहां पे प्रीस्ट लोग रहा करते थे क्योंकि उनका काम सेक्रीफाइस का होता था। लेकिन कुछ लोगों का माने तो ये चेंजिंग रूम भी हो सकते हैं। तो हमें अपने आंसर के अंदर दोनों पॉइंट डालने पड़ेंगे अनटिल एंड अनलेस, जब तक पूरी तरीके से इस राइटिंग को डिसिफर नहीं किया जाता। तो हम एक पॉइंट के ऊपर 3-4 राय रख सकते हैं। और हां, राय रखने के टाइम पे आपको यह पता करना पड़ेगा 6th, 12th और साथ में आर.एस. शर्मा, ये तीनों रिव्यू जो मैंने आपको दिए ये इन बुक्स के अंदर मेंशन किए गए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बरियल प्रैक्टिसेस से भी तो पता किया जा सकता है। आप कमाल की बात तो देखिए, जब आप बरियल प्रैक्टिसेस को देखते हैं तो आपको लगता है कि सर हम रिलीजन की बात कर रहे हैं। नहीं, बरियल प्रैक्टिसेस से हम उनकी इकोनॉमी, उनकी सोसाइटी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उससे हमें यह पता चलेगा कि क्या समाज के अंदर इक्वालिटी थी। तो पढ़ने का नजरिया चेंज हो गया और इससे उनके रिलीजन के बारे में भी पता चल जाएगा। बरियल प्रैक्टिसेस की बात करें तो इससे सेक्ट भी पता किया जा सकता है। वहीं पे बरियल प्रैक्टिस के अंदर काफी सारे बर्तन मिले, लेकिन बुक ये मेंशन करती है कि बरियल प्रैक्टिसेस जो हुआ करती थी हड़प्पा के अंदर, उनके अंदर इतना ज्यादा हम लोगों को ना तो पॉटरी मिली है, ना ही इतने ज्यादा ऑर्नामेंट्स मिले हैं। यानी मटेरियल्स जो हैं, ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो कम है। जिस हिसाब से उनका रहना सहना था वो कम इसलिए दिखा रहे हैं कि इतिहासकार ये मानते हैं कि वो अपनी लाइफ में ही बहुत ज्यादा चीजों को यूज कर लेते थे। फिर जाने के टाइम पे कुछ ही चीजें उनको मिलती थी, बट जितनी मिली है
वो बहुत ज़्यादा है। जैसे बर्तनों के ऊपर क्या डिज़ाइन दिए गए हैं, उन पे किन एनिमल्स का चित्र बना हुआ है, कौन से सिंबॉलिक फॉर्म में दिए गए हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या उन्होंने कोई एनिमल साथ में दिया है या उसके अलावा कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें ऑर्नामेंट्स हैं। तो इससे ये साबित हो सकता है कि आखिर हड़प्पा के लोग अपनी डे टू डे लाइफ में क्या यूज़ करते थे। ये बात भी आपको क्लास 6, 12 और उसके बाद आर एस शर्मा में मिलती है। अगर हम देखें तो पोट्री को बहुत ज्यादा कोट किया गया, आपको भी वही करना है। उसके बाद ऑर्नामेंट्स हमें मिले, इससे पता चलता है कि वहां की विमेन, इवन दो मेल के लिए भी अलग अलग ऑर्नामेंट्स हुआ करते थे, दोनों पहनते थे। माना ऐसा जाता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में फैशन को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती थी और ये साथ सही सिद्ध करती है कि वो लोग हाइजीन, सैनिटेशन, इन चीजों की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते थे। इसीलिए हमें हर जगह पे वॉशरूम मिले। और साथ में ही एक और चीज जो इसके बारे में है कि कुछ जगहों पे हमें देखने को मिला कि कॉपर मिरर भी मिला। इससे यह साबित होता है कि वो लोग अपनी फैशन की दुनिया में बहुत बड़ा रोल प्ले कर चुके हैं। ये मॉडर्न टाइम में भी आप देखिए, यही चीज है जो उनको मैच्योर बनाती है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो हमारे पास कुछ और पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं, जैसे क्राफ्ट की प्रोडक्शन। क्लास 11 की एनसीईआरटी फाइन आर्ट में ये पॉइंट दिया गया है, मैंने वहां से लिया है ताकि आपको आर्ट बहुत अच्छे से समझ में आए और ये आपके लिए इनफ है। क्राफ्ट प्रोडक्शन में देखिए, सबसे ज्यादा जब हम बात करते हैं तो साइट्स आर वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। चांगदोरो वाज एक्सक्लूसिव डिवोटेड टू सिर्फ क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए। इससे ये साबित होता है कि इन्होंने अपने शहरों को अलग अलग इकोनॉमिक सेगमेंट में बांटा हुआ था कि जहां से जो माल आ रहा है उसको पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल साइट रखी गई थी और हैबिटेशनल साइट अलग रखी गई थी। प्लस अगर आप देखेंगे, ये बीड मेकिंग का काम करते हैं, शेल का काम करते हैं, मेटल का काम करते हैं। और देखिएगा तो आप देखिए लोथल, रिसेंटली हम लोगों को डोलावीरा, लोथल, इन जगहों पे भी ये सारी चीजें मिली। इससे ये साबित होता है कि उनको वो एक बहुत बड़े कलाकार थे। और वो बात इस बात से भी साबित होती है कि आपके पास इतना ज्यादा ऑर्नामेंट्स, पोट्री मिला, तो इससे साबित हो जाता है कि एग्रीकल्चर ने उनको जब इंटेंसिफाई किया तो स्पेशलाइजेशन आना लाजमी सी बात थी। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो मेटल लाइक कॉपर, ब्रॉन्ज और गोल्ड का इस्तेमाल किया गया है, जो कि कम है। बट उसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो ये कोशिश ये होती थी कि दो अलग अलग स्टोन, दो अलग मेटल्स को मिला के कुछ नई नई चीजें बनाना। और शेप अगर आप देखेंगे तो अलग अलग शेप भी दी जाती थी, ये बुक के अंदर मेंशन है। तो हम इस पर्सपेक्टिव से कह सकते हैं कि सर, कि हम हड़प्पा को एक बेटर वे में पढ़ सकते हैं जब उनके आर्ट के बारे में बात होगी। और उनका आर्ट ही आज हम पढ़ते हैं और उसके थ्रू हम लोग बताते हैं कि आखिर क्यों इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन कहा गया है। उसके अलावा देखिएगा तो इनके पास और जो साइट्स हैं, जैसे बालाकोट, नागेश्वर, ये स्पेशलाइज सेंटर थे जहां पे शेल का ही काम होता था। अब अगर आप देखेंगे तो इन्होंने उस समय के टाइम पे अलग अलग तरीके की बॉडी शेप देने के लिए चीजें बनाई। मैं तभी कह रहा हूं कि आपको ये समझना पड़ेगा, बैंगल्स बनाना शुरू कर दिए तो एक सेंटर ही रखा गया था। यही चीज मेंशन की जाती है कि ये लोग मैच्योर इसलिए हैं क्योंकि इनका हैबिटेशन साइड अलग होगा, इनकी प्रोडक्शन साइड अलग, क्योंकि ये सिर्फ प्रोडक्शन का ही काम करते हैं। और ये मेंशन किया गया है क्लास 11 की एनसीईआरटी में। और अगर आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के ऊपर, उसमें पहले चैप्टर के पहले पेज के ऊपर क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में लिखा हुआ है और इन डिटेल बात की गई है कि किस किस तरीके के प्रोडक्ट्स हम लोगों को वहां पे मिले हैं। उसके अलावा अगर मटेरियल देखेंगे तो नागेश्वर, बालाकोट एरियाज में शेल अवेलेबल थे, शोरतगाई में हमें लेपिस लेजुली मिलता था, लोथल में कैरिनियल बील वगैरह मिले, और राजस्थान में सबसे ज्यादा हम लोगों को जो सील्स के लिए मटेरियल यूज होता था वो मिलता है। इससे साबित होता है कि ये लोग यूनिटी में रहते थे, सब मटेरियल्स को जमा किया जाता था और वहां से अलग अलग एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। ये मैं आपको कल भी कह चुका हूं कि हड़प्पा के लोग अब इंटरनल ट्रेड भी कर रहे हैं और एक्सटर्नल ट्रेड भी कर रहे हैं। उसके अलावा भी देखिए कॉपर का यूज किया है और ये चीजें मेंशन की गई। ये आप देखिएगा क्लास 12 की एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है कि मेसोपोटामिया टेक्स्ट रेफर करती है कि हमारे पास कॉपर जो आता था वो मागन, परहैप्स ओमान का नाम दिया गया है और डिलमुन से लाया जाता था। और इंडिया के लिए जो नाम यूज किया है, मैंने कल आपको एक प्रश्न दिया था कि वो कौन सा नाम है जो हड़प्पा के लिए यूज किया गया है एनसीईआरटी में, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देंगे। और इस तरीके से हमने ये फिनिश किया कि असली में इनका आर्ट क्या था। इस पूरे टॉपिक में हम लोगों ने क्लास 11th और क्लास 12th और उसके साथ आर एस शर्मा को इंक्लूड किया। मुझे उम्मीद है कि आपने फिलोसफिकल विद आर्ट एंड कल्चर जरूर समझा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहां एक नया टॉपिक होगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद द चहल एकेडमी। स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।